हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एसोसिएशन के केसेस और डिसोसिएशन के केसेस के लिए आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। तो हम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर, आई। इसके लिए कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, आई इज इक्वल टू 1 + y - 1 इंटू एक्स। मैंने कहा था ये फॉर्मूला दोनों ही जगह काम करेगा, एसोसिएशन के लिए भी और डिसोसिएशन के लिए, दोनों ही केसेस के लिए फॉर्मूला काम। y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, संगुणन या वियोजन के पश्चात बचे हुए कण। x है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। कैलकुलेशन के लिए आप पीछे वाला वीडियो देखिए, मैंने आपको कैलकुलेट भी करवाया था। हमारे लिए आ गया था कि फॉर डिसोसिएशन I always greater than 1, और आ गया था फॉर एसोसिएशन I always less than 1। यहां तक की बात हम लोगों ने कर। अब जरा ध्यान से देखिए, बेटे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, 100% आयोनाइजेशन। ये किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, तुरंत ऑफ करे वो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में 100% आयनाइजेशन होता है, और अगर 100% आयनाइजेशन होता है तो एक्स की वैल्यू 100% हो। एक्स की वैल्यू अगर 100% हो गई तो आई इज इक्वल टू वाई होगी। कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक्स 100% तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। इसका मतलब अगर मैं कहूं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Na2SO4 है, तो Na2SO4 ब्रेक डाउन होगा 100% टू Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। तो अगर इसके लिए मुझे आई निकालनी हो तो आई की वैल्यू 3 हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर x 100% हो जाए तो I इज इक्वल टू वाई हो जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे Na2SO4 है तो 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 3 है तो I की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अच्छा, अगर एसोसिएशन हो तो भी सेम यही केस होगा। मान लो दूसरा एग्जाम्पल कि 3 मोल A ट्राइमेराइज कर, ट्राइमेराइज मतलब त्रिलीकरण।
जैसे डाइमराइज हो रहे थे वैसे ही ट्राइमराइज हो सकता, और 1 मोल A3 बना रहा। तो अब Y की वैल्यू निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, 3 मोल से 1 मोल बना, तो 1 मोल से कितने बनेंगे, 1/3, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Y, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Y। यहां से हटा दें, ये Y की वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो अगर मैं कहूं कि ट्राइमराइजेशन 100% है, जो ट्राइमराइजेशन है इज इक्वल टू 100%, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I के बराबर, कितनी हो जाएगी, 1/3। ये हो गया अगर हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अगला केस, अगला केस अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो, जो आयनाइज ही नहीं हो रहे, तो उस केस में पहले मैंने इसको बता रखा है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि मान लो कि अगला केस है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हिंदी में कहते हैं वैद्युत अनपघट्य, शायद स्पेलिंग देख लेना, अनअपघट्य, ऐसे लिखा गया। वैद्युत अनपघट्य वे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो आयनाइज नहीं होते। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उनके लिए I इज इक्वल टू 1, I का वैल्यू 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखें। ऊपर वाला कि अगर 100% आयनाइजेशन है तो I का वैल्यू Y के बराबर होता है। ये केस नंबर 2। पहला केस मैंने आपको कल वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्टली आयनाइज हो रहे हैं, मतलब पार्टली डिसोसिएट हो रहे हैं, पार्टली एसोसिएट हो रहे हैं, तो उनमें परसेंटेज है कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने परसेंट एसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन अगर 100% हो रहे हैं तो I का वैल्यू Y के बराबर होता है। चलिए, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है I में ही कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। असामान्य अणुभार। ये क्या चीज, समझिएगा। मालूम चले ये NaCl था, इसके आपने 1 मोल सॉल्यूशन में डाले थे, एक्वा सॉल्यूशन में आपने 1 मोल NaCl डाला था। अगर आपने 1 मोल NaCl एक्वा सॉल्यूशन में डाला है, पानी में डाला है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल Na पॉजिटिव में और 1 मोल Cl नेगेटिव में, दोनों एक्वस। इसका मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल हो गए। 1 मोल से कितने हो गए, 2 मोल हो गए। सीधी सीधी बात है, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट गया। अगर 2 पार्टिकल में टूट गया तो क्या
मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा? नहीं। इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल्स। क्यों? एक पार्टिकल दो में टूट गया तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल डबल होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी। लेकिन मॉलिक्यूलर मास विल बी हाफ, आधा हो जाएगा, दैट इज m/2। जितना NaCl का था उसका आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें 100% डिसोसिएशन हो रहा है। कितना हो रहा है? 100% डिसोसिएशन। अच्छा, अगर मान लो 100% डिसोसिएशन, मान लो कि हमारे पास एक A2B नाम का एक वैद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट है जो दो A पॉजिटिव में टूट रहा है और एक B निगेटिव में टूट रहा है, और यहां पर 100% नहीं है, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। पार्शियल मतलब आंशिक। हो सकता है 20% हो रहा हो, 30% हो रहा हो, 40% हो रहा हो, 50, 60, 70% तक कितना भी हो रहा हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ रहे हैं, तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे कि आई की वैल्यू कितनी हो रही। पार्शियल डिसोसिएशन में जितने भी परसेंट हो रहा है, x% डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुण क्या होगा? इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। हाँ, ये है कि एक के 3 हो जाए, ये ऐसा नहीं हो, लेकिन हाँ आयनाइजेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज जो हो रहे हैं उससे आई की वैल्यू आपकी 2.2 आए या 2.4 आए या 2.5 आए या 2.6 आए, 3 नहीं आए, क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं। तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं? हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो जो मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि एक पार्टिकल 3 पार्ट में टूट रहा है तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस। अब बात यह कितना डिक्रीज करेगा, ध्यान देना। मॉलिक्यूलर मास जो ओरिजिनल था वहां से m/3 के बीच में होगा। अगर 100% डिसोसिएशन हो जाता और एक पार्टिकल 3 में टूट जाता तो मॉलिक्यूलर मास 1/3 हो जाता, लेकिन 100% डिसोसिएशन नहीं है। आई का वैल्यू 2.5 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, आई का वैल्यू 3 नहीं है। तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रिपल हो जाएगी? नहीं, ट्रिपल तो नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि 100% डिसोसिएशन। तो मॉलिक्यूलर मास किस किस के बीच में होगा? जो ओरिजिनल है वहां से लेके m/3 के बीच में, क्योंकि 3 पार्ट्स में टूटा। तो मॉलिक्यूलर मास में लीस्ट डिक्रीज m/3 का हो सकता है। अगर 100% डिसोसिएशन भी हो जाए तो एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास अपने ओरिजिनल के मॉलिक्यूलर मास से 1/3 हो सकता है। अब 100% डिसोसिएशन नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास किससे किसके बीच में? मैक्सिमम m हो सकता है, मिनिमम m/3 हो सकता है। मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आ गई हो। दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। वेरी गुड रोहित, आप लोग भी बच्चों रोहित की तरीके से आप लोग भी वाई या एन टाइप किया करो। वेरी गुड भीमराज, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
अणुसंख्य गुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा। नेक्स्ट मेरे बेटे, आई के लिए शुरुआत में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों दी जाएंगी आप। ऑब्जर्व मतलब कितनी आपने देखी, प्रेक्षित। नॉर्मल मतलब कितनी होनी चाहिए। तो आप जानते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या एक फॉर्मूला ये नहीं बन सकता क्या, आई बराबर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास mm अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास mm, ये नहीं बन सकता? जस्ट अब रिवर्स तो है। तो बेटा आपके पास एक ये नया फार्मूला, इनसे भी डायरेक्ट आई निकाला जा सकता। ये तो मैंने आपको आई निकालने के तरीके सिखाए। आई क्यों निकाला जा रहा था? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे थे। जब हम सॉल्यूशन बना रहे थे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो रहे थे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उतने नहीं रह रहे थे जितने हम सॉल्यूशन में मिला रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लगातार नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगातार चेंज हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो न तो हमको एप्रोप्रिएट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, न हमको एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, क्योंकि जो सब्सटेंस जितना आपने डाला था या तो नंबर ऑफ पार्टिकल उससे बढ़ गए हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल उससे घट गए। तो इसके लिए हम लोगों ने आई कैलकुलेट, कैसे यूज करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखें। नंबर फर्स्ट, आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दोबारा से समझिए, ये कंटेनर था जिसमें आपने कुछ अमाउंट में वाटर ले लिया। मान लो आपने इसी कंटेनर में या दूसरा कोई कंटेनर, उसी में वाटर के साथ कुछ अमाउंट में NaCl मिला। अब क्या होगा? अब ये होगा कि NaCl के पार्टिकल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इन दोनों में ऐसा क्या गड़बड़ हुआ NaCl मिलाने से? ये बात तब पता चलेगी जब दोनों को ढक दोगे। दोनों कंटेनर्स को
दोनों में सेम अमाउंट में वाटर है, बस इसमें वाटर में कुछ क्वांटिटी में NaCl मिला, अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में ही सेम। तो जब आप इसको हीट करेंगे, डेल्टा का साइन हीट का होता है मेरे बच्चे, जब आप इसको हीट करेंगे तो वेपर बनेगा। वेपर एक प्रेशर लगाएगा, वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। और मैं यहाँ पे प्योर के लिए P0 मान, बेटा जब इसको भी आप सॉल्यूशन को, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये क्या है, वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय वाला विलयन। तो क्या यहां पर भी वेपर प्रेशर डेवलप होगा, हाँ होगा, मना नहीं कर। रोहित कोई प्रॉब्लम है तो आप टाइप कर सकते हैं। जो वेपर प्रेशर यहां पे डेवलप होगा वो सॉल्यूशन का होगा, उसे मैं PS कह। होगा क्या कि नमक के जो पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हो गए हैं, नमक के जो पार्टिकल्स इसमें घुल गए हैं, वो नमक के पार्टिकल्स एक तो खुद वेपोराइज नहीं होंगे, और दूसरी बात वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज होने से रोक लें। इसका मतलब क्या हो गया, कम अमाउंट में वेपर बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। नीचे की तरफ एरो का क्या मतलब होता है, डिक्रीज। तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीजेस तो मैं ये कह सकता हूं कि P0 का मान ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू PS। बेटे P0 में से PS घटा दो तो पता चल जाएगा कितना डिक्रीज किया है। जितना डिक्रीज किया है उसके लिए कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। और राउल्ट ने इसी चीज को समझाया, राउल्ट का नियम हम पढ़ चुके हैं। उसने कहा P0 माइनस PS को P0 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर था XB, विलेय के मोल प्रभाज के। इसको लिखा जा सकता है NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन NB प्लस NA। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब विलेय मतलब I बराबर 1 है, मतलब विलेय वैद्युत अन अपघट्य है, सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब कहना चाहते हो, दैट इज I बराबर 1। तब तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते, मोलर मास निकालना है निकाल लो, P0 या PS में से कोई चीज निकालनी है निकाल लो। लेकिन मान लो इफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका विलेय वैद्युत अपघट्य है तो हम लोग अभी पिछला यही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि विलेय वैद्युत अपघट्य है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, या तो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। अगर डिसॉल्व हो गया, आयनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे।
अगर एसोसिएट हो गया, संगुणन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे, तो उस केस में आपसे ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर आई इंटू एन बी अपॉन आई इंटू एन बी प्लस एन ए। समझ बात आ रही है? आपको आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको ये बताएगी कि कितना संगुणन हुआ या कितना वियोजन हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ और कितना एसोसिएट हुआ। वेरी गुड बेटे। तो समझ में आ गया कुछ चीजें? भीमराज सबको समझ में आ गया? आई का गुणा करना पड़ेगा। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं कि सिर्फ ऊपर एनबी में आई का गुणा करते हैं, नीचे गुणा नहीं करते। ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। आई का गुणा ऊपर भी एनबी में करेंगे और आई का गुणा नीचे भी एनबी में करेंगे। अच्छा, अगर मॉडर्न फॉर्म ले लूं तो ये परेशानी नहीं। क्यों? मॉडर्न फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिए। मॉडर्न फॉर्म ऑफ राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ का आधुनिक स्वरूप वो क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर हो जाता है एन बी बाई एन ए। और अगर वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनाइज हो सकता है या एसोसिएट हो सकता है, तो इसमें आई इंटू एन बी सिर्फ, क्योंकि नीचे तो एन बी है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल। लेकिन मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में पी नॉट और पी एस अलग दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर पी नॉट और पी एस अलग अलग नहीं दिया गया तो उस स्थिति में आपको क्वेश्चन में आरएलवीपी दिया गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन दिया गया, तो उस स्थिति में आपको फिर ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करना और कोई आपके पास तरीका, क्योंकि उसने आरएलवीपी दी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। ध्यान रखिएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को आरएलवीपी कह रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस को आरएलवीपी नहीं कह सकते, ये ध्यान रखो। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो मैंने वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दिया आप लोगों को जो हम लोगों ने राउल्ट लॉ में पहले ही पढ़ ली थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक होता क्या, हिंदी भी बोल दूंगा, ध्यान से पहले डेफिनेशन देखो। द टेम्परेचर at which vapor pressure of the solution become equal to atmospheric pressure is known as boiling point। हिंदी है वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। बेटा सीधी सीधी बात है कि मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में एक शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में भरा है, ओपन कंटेनर है, कोई लिड नहीं लगी हुई। तो जरा थोड़ी सी अकल लगाइए कि अगर कोई लिड नहीं लगी हुई तो हम क्या करें। इस केस में ऊपर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको द्रव रखेगा। मान लीजिए वाटर है तो द्रव अवस्था में रहेगा क्योंकि ऊपर से एक दाब लग रहा है जिसको वायुमंडलीय दाब कहेंगे। देयर इज ए प्रेशर एक्टिंग ऑन द लिक्विड नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जरा इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, लिक्विड जो कंटेनर में रखा है उस पर एक प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में है। अगर बेटा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां से गायब कर दो तो क्या ये लिक्विड स्टेट में रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, ये तुरंत उड़ जाएगा, ये तुरंत वेपोराइज कर जाएगा। इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट में है ही इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अगर इसे वेपोराइज करना है, अगर इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? इतना गर्म करो जिससे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अंदर से जब गर्म करोगे तो वेपर बनेंगे, वेपर इस प्रेशर को धक्का देंगे, वेपर अंदर से बनने वाली वेपर इस प्रेशर को धक्का देंगे। तो अंदर जो वेपर बन रही है उसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। तो अंदर जो बनेगी वेपर वो एक प्रेशर लगाएंगी जिसका नाम होगा वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप सभी लोगों को मालूम कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसियस स्टेट में हमने पढ़ा था 1 atm का माना गया, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी को कहते हैं 760 टॉर। टोरोसिल नाम के वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये यूनिट है 760 टॉर। गुड, अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब इतना वेपर प्रेशर हो जाना चाहिए कि ये 760 टॉर के बराबर हो जाए और उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहें। अगर प्योर लिक्विड है, वाटर है, इसमें आपने कुछ नहीं मिलाया तो सारा का सारा वाटर वेपर बनाएगा, ताकत लगाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताकत लगाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? अगर आप सामान्य धरातल पर प्रेजेंट हो। आप कहोगे सर धरातल का क्या मतलब कह रहे हो? मतलब प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 760 वायुमंडलीय दाब, 760 मिलीमीटर मरकरी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेन एरिया में ही होता है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ गए, किसी ऊंचाई के स्थान पर चले गए तो वायुमंडलीय दाब घट जाएगा और वायुमंडलीय दाब घट गया तो कम ताकत लगानी पड़ेगी, इसका मतलब क्वथनांक भी घटेगा। तो मैं अभी पहाड़ की बात नहीं कर रहा, ले जाऊंगा आपको वहां पर भी ले जाऊंगा,
लेकिन मैं अभी पहाड़ की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं। वहां पर हमारा वायुमंडलीय दाब, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर मरकरी है, और उस स्थिति में हमारा बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी लेके चल रहा हूं अभी। चलिए, अब मान लीजिए आपने क्या काम किया, इस वाटर में मेरे बेटे आप लोगों ने कुछ क्वांटिटी में नमक मिला दिया। आपने यहां कुछ क्वांटिटी में नमक मिला दिया। आपको मालूम है नमक क्या काम करेगा? वाटर को वेपोराइज होने से रोकेगा। यहां पर आपने वाटर प्लस NaCl मिला रखा, तो वाटर पूरी ताकत नहीं लगा पाएगा, NaCl दबाएगा, उतना वाष्प दाब उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, तो आपको ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी उबालने के लिए। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब नमक डले हुए पानी का क्वथनांक सामान्य जल से अधिक होता है। समझ बात आ गई या नहीं आ गई? तो जब वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने उसमें